भाई कर दो शुरू। लेक्चर नंबर 60। ओके, पेज नंबर 268, क्वेश्चन नंबर 4। अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 स्टेट द रूल्स रिलेटिंग टू रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एओपी। एओपी कब रेजिडेंट बनती है, ये तो हमें पता है, आसान सा है। ऑल्सो एक्सप्लेन द टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम ऑफ एओपी। एओपी की टैक्सेबिलिटी डिस्कस करें इन द हैंड्स ऑफ फर्म एंड इट्स मेंबर्स। एओपी के हाथों में और उसके मेंबर्स के हाथों में। लेट आने वाले जरा सवाल देखिएगा। एक्सप्लेन करें टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम ऑफ एओपी, एओपी की इनकम इन द हैंड्स ऑफ फर्म एंड मेंबर्स। तो इन द हैंड ऑफ फर्म्स एंड मेंबर्स हमने डिस्कस करना है। तो इन द हैंड्स ऑफ फर्म ये होगा सेक्शन 92 का 1। इन द हैंड्स ऑफ फर्म और इन द हैंड्स ऑफ मेंबर होगा सेक्शन 88, यानी पार्टनर के हाथों में इस पे कैसे टैक्स लगेगा। तो इन द हैंड्स ऑफ फर्म होगा 92 का 1 और इन द हैंड ऑफ मेंबर्स होगा 88। उसके बाद सवाल है कि स्टेट द रूल्स रिलेटेड टू सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस के रूल बताएं। तो दैट इज 59A ऑन पेज नंबर 265। अच्छा, ये 5 नंबर थोड़े कम है, अब अगर आया ये सवाल तो ज्यादा मार्क्स का होगा। एक्सप्लेन द प्रोविजंस रिगार्डिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन ऑफ एओपी। एओपी के प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन डिस्कस करें। एओपी के, सिर्फ एओपी के 92 का 1, सिर्फ एओपी के 92 का। Farhan received 9,60,000 as share from AOP. He also earns other source. फरहान ने रिसीव किए हैं 9,60,000, इसके अलावा वो अदर सोर्स भी कमा रहा है। अब अगर फरहान ने रिसीव किए हैं 9,60,000, इसके अलावा वो अदर सोर्स भी कमा रहा है, तो मेरे ख्याल से तो ये फरहान का न्यूमेरिकल करवाना चाह रहा है, थ्योरी का सवाल मादरत। तो ये मेंबर ऑफ एओपी है। अगर ये टैक्सेबल इनकम भी कमाए अदर सोर्स से या बिजनेस से या कहीं से भी, और एओपी से शेयर भी कमाए, तो सेक्शन 88 लगेगा। तो पार्टनर के लिए क्या करना है, सेक्शन 88। एओपी के लिए क्या करना है, सेक्शन 92 का 1। लेकिन ऐसा सवाल भी आ सकता है जिसमें दोनों के बारे में पूछ लिया जाए। ओके, ये न्यूमेरिकल्स हैं, ये हम इंशाल्लाह करते रहेंगे। हम कौन सा भाग रहे हैं और आप कौन सा भाग रहे हैं। चैप्टर 13 एग्रीकल्चर इनकम, सेक्शन 41। एग्रीकल्चर इनकम डिराइव्ड बाय पर्सन शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। आई होप कि कल आप लोगों ने याद कर लिया होगा बेनजीर वाली बातें। तो एग्रीकल्चर इनकम जो एक बंदा कमा रहा है वो एग्जेम्प्ट है। ऐसे हाइब्रिड में लेटा के तसल्ली होती है, सिलेबस कवर हो रहा है, फायदा फुदा होता कोई नहीं। अच्छा, एग्रीकल्चर इनकम का मतलब क्या है। एग्रीकल्चर इनकम मींस, एग्रीकल्चर इनकम से मुराद है किराया। यानी माय डियर, चलें जल्दी जरा बैठे हैं, हाइब्रिड में लेट आने वाले, पेज 299 पे आ जाएं। अभी जरा फ्रेश बात शुरू हुई है एग्रीकल्चर इनकम की, प्लीज छोड़ दें ये गले मिलना, ये सारा क्लास हो रही है। एग्रीकल्चर इनकम का क्या मतलब है। एग्रीकल्चर इनकम का मतलब है कि जैसे हाइब्रिड का सब, तो एग्रीकल्चर इनकम लो जी, अब और लेट आ जाएं। एग्रीकल्चर इनकम का मतलब है रेंट। तो मेरे भाई, अगर आपने कोई एग्रीकल्चरल लैंड किराए पे दे दी है
तो डेट इज एग्रीकल्चर इनकम। जैसे हमने एक सवाल किया था स्वीट बेकर्स वाला, उसमें हमने एक लैंड किराए पे दी हुई थी, तो इस लैंड का किराए पे देना हमने एग्रीकल्चर इनकम में डाला था एंड डेट वाज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो एग्रीकल्चर इनकम का मतलब है चैप्टर 13 का पहला सफ़ा, किराया लेना। और अगर आप अपनी ज़मीन किराए पे नहीं देते तो कोई मसला नहीं, आप रेवेन्यू कमा लें बाय अ पर्सन फ्रॉम लैंड, उस पर काश्तकारी कर लें। तो ऑप्शन 1 ये है कि आप किराया लें फिर खुद काश्तकारी नहीं करेंगे। रेवेन्यू का मतलब है खुद काश्त करें। तो दोनों सूरतों में इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर समझी जाएगी जी, लेकिन शराइत दो हैं, चाहे आप किराया लें चाहे खुद काश्त करें। भाई बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है आज, चाहे आप किराया लें चाहे खुद काश्त करें, लैंड पाकिस्तान में होनी चाहिए और एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ होनी चाहिए। एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ होने का मतलब ये है कि उस पर एग्रीकल्चर एक्टिविटी करें आप, और यानी उस पर बीज बोएं फिर फसल आए, तो उस पर एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो। हाइब्रिड में लेट आने पे एग्रीकल्चर एक्टिविटी टाइम पे है करना, एग्रीकल्चर एक्टिविटी उस पर होना ज़रूरी है। और अगर खुद ब खुद जड़ी बूटियाँ निकल आई हैं तो ऑब्वियसली वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, क्योंकि आपने उसको एग्रीकल्चर पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं किया था, वो खुद ब खुद निकल आई। तो मेहनत करेंगे तो उसका फल मिलेगा, वो माफ़ होगा। अच्छा, पॉइंट बी इज़ अ रेपिटिशन। आप जो इनकम कमा रहे हैं किसी लैंड से जो पाकिस्तान में है फ्रॉम एग्रीकल्चर। पॉइंट 2 ये ज़रा समझने वाला है। एक बंदा होता है सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर ये होता है कि मिसाल के तौर पे ये अखरोट हैं, तो अखरोट ऑब्वियसली दरख्त के साथ अगर जुड़े हुए हैं तो इनके गिर्द एक ग्रीन कलर का खोल होता है, उसके अंदर एक ब्राउन कलर का खोल होता है। तो इधर मेरे ख्याल से जो 70% बच्चे बैठे होंगे उन्होंने तो ये ब्राउन कलर का खोल ही देखा होगा, उन्होंने ये ग्रीन कलर का खोल नहीं देखा होगा। अगर एग्री करते हैं तो हाथ खड़ा कर दें। तो ग्रीन कलर का खोल होता है, इसके बाहर ये आप लोगों ने देखा नहीं होगा, बहुत से लोगों ने नहीं देखा हुआ। तो ये आज जाके ज़रा नेट पे देखिएगा, यू विल फाइंड इट। तो अखरोट के बाहर एक ग्रीन कलर का खोल होता है, तो वो मार्केट में लेके जाने से पहले उतारना ज़रूरी होता है। ये जो ब्राउन कलर का आप उतारते हैं ये तो घर आके उतारते हैं, ये इंडिपेंडेंट बात है। तो जो मार्केट में लाने से पहले काम किया जाए, तो अब जब भी ये मार्केट में लाया जाएगा तो मार्केट में लाने से पहले इस ग्रीन कलर के खोल को जुदा किया जाएगा। तो ये जो ग्रीन कलर का खोल जुदा किया जाता है, ये जुदा करने वाला अगर वो उसको सर्विस प्रोवाइडर कहेंगे, अगर वो एक बात मान ले कि 50 मन अखरोट हैं, उसमें से ये 4 मन अखरोट ले ले, 50 मन अखरोट से इसने खोल जुदा किए और उसमें से 4 मन अखरोट घर लेके चला गया, यानी रिसीवर ऑफ रेंट, इसने अपने काम का रेंट लिया है। काम इसने क्या किया है? काम इसने किया है खोल उतारा है। रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड, रेंट इन कैश ना ले। लॉ मेकर कहते हैं तुम मेरे से वादा करो तुम रेंट इन काइंड लोगे अपने काम का। अगर तुम मेरे से वादा करते हो कि तुम अपने काम का रेंट इन काइंड लोगे तो मैं तुम्हें इजाज़त देता हूं कि तुम्हें खोल उतार के अगर उसने 2 लाख दे दिया तो वो तुम्हारी इनकम है जिस पे तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर उसने तुम्हें खोल उतार के पैसे ना दिए बल्कि तुम्हें बदले में अखरोट ही दे दिए, चीज़ दे दी, तो फिर ऐसी सूरत में मेरी तरफ से इजाज़त है, मैं आपकी एग्रीकल्चर इनकम भी माफ़ करूंगा। यानी आपकी सर्विस प्रोवाइड करना
भी माफ होगा। सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड करेगा सर्विस, सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड करेगा सर्विस ऑफ होल उतारना, ये वो सर्विस प्रोवाइड करेगा। और अगली चीज रिसीव रेंट इन काइंड, आप रिसीव करें रेंट इन काइंड, यानी 50 मन में से 4 मन आप ले लें। तो अगर ये शराइत पूरी हो रही हैं तो फिर आपकी इनकम भी माफ है, नोट कर लो, फिर आपकी इनकम भी माफ है। सर्विस प्रोवाइडर वो बंदा होता है जो ऐसा काम करे जो मार्केट लेके जाने के लिए जरूरी है। मार्केट लेके जाने के लिए खोल उतारना जरूरी है या ब्राउन वाला भी उतारना जरूरी है? ब्राउन वाला उतारना जरूरी तो नहीं है जो बाहर लगा हुआ है, वो तो लगाया भी हम अखरोट ले लेते हैं सर पे मारने के। ओके, द परफॉर्मेंस काम करना, द इनकम रिसीव्ड फ्रॉम द परफॉर्मेंस, परफॉर्म करके इनकम रिसीव करना। क्या करोगे? करतब दिखाओगे तुम ऐसे ऐसे 4-5 अखरोट एक वक्त में हाथों में उछाल के दिखा रहे होगे? नहीं, द परफॉर्मेंस, क्या परफॉर्मेंस करने आए हो तुम? क्या कौन सा करतब दिखाने आए हो हमारे बाग के अंदर? परफॉर्मेंस बाय कल्टीवेटर, कई दफा कल्टीवेटर ये खुद ही काम कर लेते हैं। द परफॉर्मेंस बाय कल्टीवेटर, द परफॉर्मेंस बाय रिसीवर ऑफ, द परफॉर्मेंस बाय रिसीवर ऑफ रेंट इन, ये रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड कौन होता है? सर्विस, द परफॉर्मेंस बाय रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड ऑफ अ प्रोसेस, ये जरा हाईलाइट किस तरह करेंगे आप लोग पता नहीं। इनकम रिसीव्ड फ्रॉम परफॉर्मेंस ऑफ प्रोसेस, ये मेन लाइन है। इनकम रिसीव्ड फ्रॉम परफॉर्मेंस ऑफ प्रोसेस, किसको परफॉर्म करना? प्रोसेस को। इनकम रिसीव्ड फ्रॉम परफॉर्मेंस ऑफ प्रोसेस, प्रोसेस एम्प्लॉयड, प्रोसेस किया, फॉर, क्यों किया? टेकिंग द प्रोड्यूस टू, क्योंकि अगर ये ना करते तो चीज मार्केट ना जाती, ये किया तो गई, ना करते तो ना जाती, तो किया तो गई, तो ना करते तो ना जाती। अच्छा, इसके बाद अब 4 मन फसल आ गई है रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड के पास, और फर्ज करें यहां कल्टीवेटर ने कोई काम नहीं किया, कई दफा कल्टीवेटर भी काम कर देते हैं। अच्छा, फर्ज करें 4 मन फसल आ गई है रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड के पास और 46 मन फसल है कल्टीवेटर के पास। अब ये दोनों जाके बाजार में बेचेंगे, दोनों जाके बाजार में भाई जल्दी आओ ना, हाइब्रिड में सबको डिस्टर्ब करते हैं। द सेल बाय कल्टीवेटर, अगर वो ओनर है, कई दफा कल्टीवेटर मजदूर भी होता है, कई दफा कल्टीवेटर मजदूर भी होता है, तो वो मालिक को काम कर देता है।
कई दफा कल्टीवेटर मालिक भी होते हैं। द सेल बाय कल्टीवेटर 40 मन और रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड ऑफ द फसल, जो भी फसल निकली है, जो भी अखरोट निकले हैं, जो भी चीज निकली है, ऑफ प्रोड्यूस, उसका सेल करना बाजार में भी माफ है। खोल उतार कर 4 मन घर लाना भी माफ है, और घर से लेके जाके अब अपने घर में बैठ के उसका तेल तो नहीं बनाना, अखरोट का बना भी सकते हैं, तो उस 4 मन का बाजार लेके जाना भी माफ है। इनकम रिसीव्ड फ्रॉम सेल, ऊपर से मिला के पढ़ें, इनकम रिसीव्ड फ्रॉम सेल, पहले लिखा हुआ था इनकम रिसीव्ड फ्रॉम परफॉर्मेंस ऑफ प्रोसेस। मैं कह रहा हूं पॉइंट 1 तो रेपिटेशन है, पॉइंट 1 तो रेपिटेशन है। पॉइंट 1 में तो इनकम रिसीव्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर है, और पॉइंट 2 में इनकम रिसीव्ड फ्रॉम परफॉर्मेंस ऑफ प्रोसेस। जो आम तौर पे लगाया जाता है फसल को बाजार लेके जाने के लिए, ऐसा प्रोसेस के लिए ये कंडीशन है, ऐसा प्रोसेस जो आम तौर पे फसल को बाजार में लेके जाने के लिए लगाया जाता है। और तीसरे में सेल ऑफ प्रोड्यूस, सेल ऑफ प्रोड्यूस, असल में ये बात है, इनकम रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ प्रोड्यूस। तो ये 3 बातें हैं, पहले में एग्रीकल्चर इनकम माफ की जा रही है, दूसरे में परफॉर्मेंस ऑफ प्रोसेस माफ की जा रही है, लेकिन उस प्रोसेस के लिए शर्त है, ये काम सिर्फ वो हो जिससे चीज बाजार लेके जाने के काबिल हो जाए, इसके अलावा नहीं। यानी अगर आप फ्रूट चाट बना के उस पर अखरोट डाल के बेच रहे हो तो ये फिर नहीं होगा, यानी अखरोट का कोई तेल निकाल के बेच रहे हो, फिर आपकी इनकम माफ नहीं होगी। आपने ऐसा काम करना है जो बाजार लेके जाने के लिए जरूरी था, सिर्फ थोड़ा सा काम करने की इजाजत है, लुट मचाने की इजाजत नहीं है। ये प्रोसेस कौन सा वाला हो, फॉर टेकिंग द प्रोड्यूस टू मार्केट, यानी एज इट इज चीजों को रखो तो एक्सेप्टेबल है, अगर ज्यादा पंगे लोगे तो फिर ये इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। और तीसरा, प्रोसेस परफॉर्म करके जो अखरोट अब आ गए हैं, अब उनका अचार तो नहीं डालना, तो उनको बाजार में जाके बेचें, तो सेल ऑफ प्रोड्यूस भी माफ है, एग्रीकल्चर इनकम भी माफ है। ऐसा प्रोसेस परफॉर्म करना जिससे फसल बाजार में लेके जाने के काबिल हो जाए, वो प्रोसेस भी माफ है, बल्कि उस प्रोसेस से कमाई की इनकम माफ है। और फिर जब वो प्रोसेस करके वो चीज हमारे हाथों में आ जाए तो उसका बाजार में लेके जाना भी माफ है, बिकॉज इट ऑल फॉल्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ, ऊपर से पढ़े ना, एग्रीकल्चर मीन्स ये पॉइंट ए, एग्रीकल्चर मीन्स पॉइंट बी, एग्रीकल्चर इनकम मीन्स पॉइंट सी। Sale by cultivator of the produce for which no process is performed other than process described above। वो कौन सा प्रोसेस है जो मार्केट में लेके जाने के लिए जरूरी है? अगर आप जो है वो मार्केट में लेके जाने के अलावा कोई प्रोसेस शुरू करते हैं, यानी खोल भी उतारें, फिर ब्राउन वाला खोल भी उतारें, फिर उस गिरी को जो है वो मशीनों के अंदर डालें, फिर उसे तेल निकालें, वो कहते हैं ये नहीं सर माय डियर, ये नहीं, कोकोनट ऑयल बनेगा, चपेट मारो, वॉलनट ऑयल। अच्छा आगे चलें, पता नहीं है भी या नहीं है, हमने खुद ही ऑयल बना दिया उसका, है वॉलनट का, ठीक है, कल लेके आना 2 किलो। आगे चलें, पॉइंट नंबर सी, इनकम फ्रॉम बिल्डिंग इज ऑल्सो एग्रीकल्चर इनकम। इनकम फ्रॉम बिल्डिंग इज, असल में ठीक है, होगी बातें, चलें अब मुझे सीए करा लेना नहीं। ये फर्ज करें लहलहाते खेत, इनका लहलहाना आपको फील हो रहा है? कौन लगा हुआ चिनमिन? अच्छा मेरे से पूछा करें ना सवाल। ये लहलहाते खेत हैं, लहलहाते खेत के साथ आपने एक बिल्डिंग बनाई हुई है, अगर वो बिल्डिंग में 3 शराइत पूरी हो जाएं तो ये बिल्डिंग की इनकम भी माफ है। पहली शर्त ये पड़नानी ने बनाई हो, दूसरी शर्त पड़नाना की इसमें कब्र हो, तीसरी शर्त आप भी कभी कभी आते हो। अगर ये 3 ज्यादा होगी, चलें कुछ और करते हैं। इस बिल्डिंग की इनकम भी माफ है अगर 3 शराइत पूरी हो। नंबर 1, ये बिल्डिंग कल्टीवेटर
या रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड इस्तेमाल कर रहा हो, और लोग इस्तेमाल ना कर रहे हो, मोहल्ले वाले ने कोई दुकान ना खोली हो जहां, ये बिल्डिंग रिसीवर और कल्टीवेटर कोई भी इस्तेमाल कर रहा हो। दूसरी शर्त, ये बिल्डिंग स्टोर हाउस के तौर पे यूज हो, यहां पे फसल स्टोर की जाती हो बेचने से पहले, क्योंकि जब प्रोसेस परफॉर्म कर लेते हैं तो सेल करने से पहले कुछ दिन वेट करना पड़ता है अच्छी प्राइस लेने के लिए। तो ये बिल्डिंग स्टोर होम के स्टोर हाउस के तौर पे यूज हो रही हो। और तीसरी शर्त, ये बिल्डिंग इमीडिएट विसिनिटी में हो, करीब करीब हो, 1-2 किलोमीटर की रेंज के अंदर हो, या बिल्कुल साथ लगी हो, ज्यादा दूर ना हो ये बिल्डिंग। तो अगर ये 3 शराइत पूरी हो गई तो इसका मतलब है कि इस बिल्डिंग की इनकम भी माफ है। बिल्डिंग की इनकम कैसे आ सकती है? बिल्डिंग की इनकम ऐसे आ सकती है ना, हो सकता है आप आला तालीम हासिल करने के लिए मॉडल टाउन आ जाएं लाहौर में, तो जब आला तालीम हासिल करने के लिए आप मॉडल टाउन आए तो आप अपनी लैंड को बिल्डिंग के साथ किराए पे दे आए, तो अब आपको लैंड का किराया भी आ रहा होगा और बिल्डिंग का किराया भी आ रहा होगा, तो ये सारा आपको माफ होगा, क्योंकि आप जो है वो 3 शराइत पूरी कर रहे हैं। इस बिल्डिंग को कल्टीवेटर को यूज करने दीजिएगा, जो फसल काश्त करे उसे यूज करने दीजिएगा, या कोई सर्विस प्रोवाइडर आया उसके कोई 4 मन पड़ा हुआ उसको भी रखने दीजिएगा, और इस बिल्डिंग को स्टोर हाउस बाहर इसके नाम लगा दीजिएगा, ये स्टोर हाउस ही है, ये ना हो कि इसके अंदर जो है वो महल्ले वालों ने जानवर बांधे हों। और तीसरी बात जो है वो इस बिल्डिंग के अंदर शर्त ये है कि ये करीब हो, ये ना हो कि आपकी ज़मीन जो है वो मॉडल टाउन के अंदर हो, ये मॉडल टाउन से आप आला तालीम हासिल करने हो, आपकी ये मियाँ वाली में हो और जर्मनी के अंदर इसका स्टोर हाउस बनाओ। ज़्यादा दूर ले गए, चांद कर लें जी। रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड, हाँ हाँ, पॉइंट सी, बस इधर रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड ही यूज़ करें, कैश में वो डिस्करेज करता है, कोई लोग लेते ही नहीं ना, क्योंकि फिर वो इनकम में चला जाता है। इनकम फ्रॉम बिल्डिंग इज ऑल्सो एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम बिल्डिंग भी एग्रीकल्चर इनकम है, रादर लेस यूज होना चाहिए था रेंटल इनकम फ्रॉम बिल्डिंग। रेंटल इनकम फ्रॉम बिल्डिंग इज ऑल्सो एग्रीकल्चर इनकम, तो मैं अपने लिए लिखता हूँ ताकि मुझे अगली दफ़ा पढ़ाना आसान हो, आप लोगों के लिए थोड़ी लिखता हूँ। रेंटल इनकम फ्रॉम बिल्डिंग इज ऑल्सो एग्रीकल्चर इनकम, रेंटल इनकम बिल्डिंग की भी एग्रीकल्चर इनकम है। इफ बिल्डिंग इज ओन्ड एंड ऑक्यूपाइड बाय कल्टीवेटर और रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड, आमतौर पे रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड तो नहीं ओन कर रहा होता, कल्टीवेटर ही आमतौर पे ओन कर रहा होता है। ओन हो और ऑक्यूपाई हो कल्टीवेटर ने या रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड ने। कुछ लोग कहते हैं यहाँ पे और होना चाहिए था, ओन्ड और ऑक्यूपाइड, बहरहाल। नंबर 2, बिल्डिंग इज लोकेटेड इन इमीडिएट विसिनिटी, बिल्डिंग करीब हो ऑफ द लैंड, कौन सी लैंड? यूज फॉर एग्रीकल्चर, एंड बिल्डिंग इज यूज एज अ स्टोर हाउस, और बिल्डिंग कैसे यूज हो रही हो? स्टोर हाउस के तौर पे। डिवेलिंग हाउस, स्टोर हाउस, आउट बिल्डिंग, आउट बिल्डिंग का मतलब गूगल में देखिएगा, वो कहेगा आई एम नॉट आंसरिंग, तो मेरे से पूछ लीजिएगा, स्टोर हाउस होगा। तो बिल्डिंग इज यूज एज ए डिवेलिंग हाउस, स्टोर हाउस और अदर आउट बिल्डिंग। यूज कौन कर रहा हो कोई मसला नहीं, कहता है कल्टीवेटर यूज कर ले या रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड यूज कर ले, ड्यू टू हिज कनेक्शन विद लैंड, लैंड के साथ आपका कनेक्शन होगा तभी आपने यूज करनी है, वरना उधर जाके अंडे तो नहीं देने मुर्गी। अच्छा, तो एग्रीकल्चर लैंड के साथ हो तो फिर जो है वो है, वरना तो नहीं है। तो ये 3 शराइत पूरी हो रही हो तो डेट इज नाइस। ओके, नाउ what to do next, what to do next जी? नहीं, कुछ कोई शर्त नहीं। अच्छा जी, रूल 11, एग्रीकल्चर प्रोड्यूसेस रॉ मटीरियल। अब हम एक ऐसी फसल की बात करने लगे हैं जो, अच्छा इसमें 3 शराइत थी। नंबर 1, ओन्ड एंड ऑक्यूपाई किसने की हो, लोकेट कहां हो और यूज किस मकसद के लिए हो, तो ये 3 बातें थी। ओनर ऑक्यूपाई किसने की हो, लोकेटेड कहां हो, फॉर अवे विसिनिटी, नो इमीडिएट विसिनिटी, यूज किस लिए हो रही हो, स्टोर हाउस के लिए। डन, चलिए नोट कर लें, इसको हाईलाइट कर लें। काइंड वाले के लिए है बस।
रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड ही है इधर। ओके, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एज रॉ मटेरियल। कई दफा ऐसा होता है आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को किस मकसद के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं? रॉ मटेरियल के लिए। तो लॉ मेकर कहता है मैं इस बात को एक्नॉलेज करता हूं कि आप कभी कभी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को किस मकसद के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं? बोलें, रॉ मटेरियल के तौर पे। तो इसकी जो है वो कई मिसालें जो है वो दी जा सकती हैं। ये तो नेवर एंडिंग स्टोरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम। मार्केट में आती है वो, आप पहले नंबर पे जाके उसको देखें और उसको देखें। अब आगे चलते हैं। ये देखें, तीनों पॉलिशर हैं। ये हम जो हमारा हस्किंग यूनिट है वहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं। एसएम पॉलिशर, इसका काम जो लाल ब्रांड की लेयर होती है उसको रिमूव करना, इसने चावल को पॉलिश करना होता है और इसने चावल को चमकाना होता है। अक्सर जो हस्किंग यूनिट होते हैं वहाँ पे वाटर पॉलिशर नहीं लगा होता, लेकिन अब मॉडर्न दौर को देखते हुए उन्होंने भी वाटर पॉलिशर लगाना शुरू कर दी है। तो ये आप देखें, ये दो मशीन ऐसी हैं, या ये तीनों मशीन ऐसी हैं जो प्रोसेसिंग यूनिट में भी एज इट इज इस्तेमाल हो रही हैं और हस्किंग यूनिट में भी इस्तेमाल हो रही हैं। इसलिए जो बंदे हस्किंग के बाद प्रोसेसिंग यूनिट के तौर पे अपनी मशीन को इस्तेमाल कर तो बेसिकली होगा ये कि आपकी जो फसल है डेट इज काश्त की जाएगी। तो गलत नहीं होगा, क्योंकि दुनिया में शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जिसे मीठा पसंद। गन्ने, तो जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है इसे आप फैक्ट्री में लेके जा रहे हैं और गन्ने को आप एज इट इज बेच नहीं रहे, गन्ने को एज इट इज बेच नहीं रहे। ये देखें, इसकी गन्नी बन गई। अब आप गन्ने को एज इट इज बेच नहीं रहे और इसको कन्वर्ट किस में कर रहे हैं? शुगर के अंदर। अंकल जी थोड़ा सा जरा ओके। सो ये जो प्रोसेस है आपके सामने जो प्रेजेंट किया गया है, डेट इज कन्वर्टिंग ऑफ गन्ना इनटू चीनी। ये गन्ने को चीनी में कन्वर्ट, इसको कहते हैं एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस यूज्ड एज रॉ मटेरियल। गन्ने को किसके तौर पे इस्तेमाल किया था? रॉ मटेरियल के तौर पे। ओके, गन्ना used as raw material, where a person who is cultivator or receiver of rent in kind uses gana agricultural produce as raw material in his business of selling sugar। इसका बिजनेस असल में चीनी बेचना है। Where a person who is cultivator or receiver of rent in kind uses गन्ना as raw material, गन्ने को रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल करे। कहां पे यूज करे रॉ मटेरियल के तौर पर?
इन हिज बिजनेस, बिजनेस कौन सा है इसका, ऑफ सेलिंग शुगर, बिजनेस के साथ आपने साथ वाली किताब पे लिख लिया सेलिंग शुगर, या कपास को यूज करे किताबें बनाने के लिए, हद होगी, कपड़ा बनाने के, धागा बनाने के लिए कपास को यूज करे, तो इसका मतलब है रॉ मटेरियल से आप फिनिश गुड्स बना रहे हैं, देन बिजनेस इनकम शैल बी कंप्यूटेड एज फॉलोज। तो फिर इसके असूल अलग हैं, वो आपको बता देते हैं क्या है। मुकरम वाला सवाल निकाल लें चैप्टर 18 में। बहुत बहुत शुक्रिया। 418 भाई फरमा रहे हैं, 418 जी निकाल लें। मुकरम इज वर्किंग एज कमर्शियल मैनेजर, पेज 418, an unlisted company। ये सवाल आज का आपका होमवर्क है और मुझे फिर बता दीजिएगा इसमें कोई मसला आया तो, ये होमवर्क के तौर पे नोट कर लें। अच्छा सारानी, इसमें सिर्फ आपने यहाँ एडजस्टमेंट नंबर 2 करके आनी है, जिसमें बोनस को आपने सैलरी इनकम में डालना है या नहीं डालना, बस ये करके आना है आप लोगों ने। जिन्होंने सवाल पूछा उनके लिए, बाकी इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 21 करके आएंगे। हाउ सादा यू पीपल आर। मुकरम है 65 एकड़ ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड इन बैदीन, नहीं, वी आर नॉट सिटिंग इन स्विट्जरलैंड, बदीन। मुकरम की 65 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड है बदीन में, तो बदीन पाकिस्तान में है, एंड अ बिल्डिंग, और साथ ही एक बिल्डिंग है करीबी। मुकरम ने इसको किराए पे दे दिया 30 एकड़ को तकरीबन, अलॉन्ग विद बिल्डिंग, बिल्डिंग के साथ, टू दीनू, दीनू को, डायनोनी, हु इज कल्टीवेटर, जो काश्तकार है। इसका मतलब है कल्टीवेटर, मैंने कहा था जरूरी नहीं ओनर हो, अब ये कल्टीवेटर ओनर नहीं है, कल्टीवेटर काश्त करने वाला है। डायनो यूजेस द बिल्डिंग एज स्टोर हाउस, डायनो उसके अंदर जो है वो स्टोर हाउस के तौर पे इसको इस्तेमाल करता है। मुकरम को साल का किराया मिला है 7.5 लाख और 3 लाख। भाईजान तुसी कित्थे पहुंच गए हो, भाईजान चीनी से शुरू की थी, तुसी पेंट से टुर गए हो। अच्छा जी, तो डायनो यूजेस द बिल्डिंग एज अ स्टोर हाउस, वो स्टोर हाउस के तौर पे यूज करता है। अच्छा जी, नाउ अगर मैं न्यूमेरिकल के फेस की बात करूं तो यू कैन राइट डाउन लाइक दिस, एग्रीकल्चर इनकम, रेंट, लैंड का कितना है 750, बिल्डिंग का टोटल 1075। इसको आप टोटल इनकम तक पहुंचते हुए ऐड भी कीजिएगा और नीचे घर में अलग से बैठ के किचन में जाके लेस भी करना है। हॉस्टल में भी किचन तो होते ही हैं अक्सर। 1075, तो इसको एग्रीकल्चर इनकम के तौर पे न्यूमेरिकल के फेस पे ऐड भी करेंगे और लेस भी करेंगे। मैं आपको नोट करने का टाइम दूंगा। ये देखें, आप रेंट कमा रहे हैं फ्रॉम लैंड, 2 शराइत पूरी होनी चाहिए, लैंड पाकिस्तान में होनी चाहिए और एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज होनी चाहिए। तो 41 के 2 के 1 की रोशनी में ये जो आपने लैंड से किराया कमाया है ये माफ है,
41 के 2 के 1 की रोशनी में, क्योंकि लैंड पाकिस्तान में है और मुकर्रम ने जिसको दी हुई है वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहा है लैंड को, क्योंकि कल्टीवेटर का लफ्ज आ गया ना, ये नहीं बताया उसने फसल क्या काश्त कर रहा है। तो लैंड का किराया माफ है क्योंकि लैंड एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल हो रही है और पाकिस्तान में है। बिल्डिंग के लिए 3 शरायतें, ओन्ड और ऑक्यूपाइड बाय कल्टीवेटर और रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड, लोकेटेड इन इमीडिएट विसिनिटी एंड यूज्ड एज ड्वेलिंग हाउस। तो इमीडिएट विसिनिटी में भी है, कहां लिखा हुआ है, इमीडिएट विसिनिटी में भी है बिल्डिंग, और दूसरा इसको इस्तेमाल स्टोर हाउस के तौर पे किया जा रहा है, और डाइनो यूजेस का मतलब है कि कल्टीवेटर यूज कर रहा है। तो तीनों शराइत अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हो रही हैं। लोकेशन भी उसकी सही है, उसका पर्पस भी सही है, और उसको यूज करने वाला बंदा भी कल्टीवेटर है। तो जब ये 3 शराइत पूरी हो रही हैं तो फिर बिल्डिंग का किराया भी माफ है। तो इट मींस के 41 का सी, 41 के 2 का सी भी पूरा हो रहा है। तो 41 के 2 के सी की रोशनी में 3,25,000 भी अल्हम्दुलिल्लाह माफ है। आगे चलें, नोट करने दूंगा मैं। मुकर्रम इज ऑल्सो रनिंग अ स्मॉल राइस हस्किंग यूनिट इन बदीन। राइस हस्किंग यूनिट इन बदीन, राइस हस्किंग यूनिट इन बदीन से यह मुराद है कि ये लहलहाते खेत हैं और ये इसका यूनिट है फैक्ट्री। He is using agricultural produce as raw material in factory to produce finished goods। यानी आम तौर पर बाजार में रॉ राइस भी बिकता है, आप लोगों को नहीं मिलेगा, ये होलसेलर्स को मिलता है जो बड़ी बड़ी तादाद में खरीदते हैं, फिर बाद में उसको खुद साफ करा के बेचते हैं। तो रॉ राइस भी बाजार में बिकता है। जिस तरह पिछली मिसाल ज्यादा आसान थी क्योंकि वो आप लोगों को ज्यादा अच्छी समझ आनी थी, गन्ना भी बाजार में बिकता है और चीनी भी बाजार में बिकती है, लेकिन हम ये कह रहे थे कि गन्ने से चीनी खुद बना रहे थे। ऐसे ही रॉ राइस भी बाजार में बिकता है, इसलिए पिछली वीडियो मैंने राइस हस्किंग यूनिट की खोली थी, वहां राइस नजर नहीं आया था, वो अच्छी वीडियो नहीं थी। रॉ राइस भी बाजार में बिकता है, और राइस भी अगर आप खुद रॉ से कन्वर्ट करके फिनिश्ड व्हाइट वाला चावल निकालते हैं वो भी बाजार में बिकता है। तो अब सवाल यह राइज होता है कि मुकर्रम इज ऑल्सो रनिंग अ स्मॉल हस्किंग यूनिट इन बदीन। ही यूजेस द एंटायर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इन द हस्किंग यूनिट। He uses entire produce in the husking unit, सब यहां ले आता है, which is grown on the remaining portion of his, remaining portion उसने इसलिए लिखा है ना कि 65 एकड़ लैंड थी तो 30 एकड़ तो उसने किराए पे दे दी थी, तो रिमेनिंग पोर्शन 25 एकड़ है। बहरहाल इससे क्या फर्क पड़ना है, पर एकड़ अगर हमें प्रोड्यूस दे दे तो फिर हमें 25 भी पेपर में निकालना पड़ता है कि हर एकड़ में से कितनी प्रोड्यूस निकली है। He uses entire agriculture produce in the husking unit which is grown on remaining portion of his land. Now ये जो line है ना, that line that is important, uses produce in the husking unit, ये वाला अब कॉन्सेप्ट है, uses produce in his business। अब ये मैंने आपको नीचे से तो पढ़ाया नहीं, वो भी मैं पढ़ाता हूं बाद में, पहले आपको न्यूमेरिकल इसका सॉल्व करवा दूं। अब क्या करना है, ड्यूरिंग द ईयर ही ब्रॉट 5,000 किलो ऑफ रॉ राइस, ये सफेद चावल नहीं है, ये रॉ है। ड्यूरिंग द ईयर ही ब्रॉट 5,000 किलो ऑफ रॉ राइस फ्रॉम हिज लैंड टू द यूनिट फॉर हस्किंग। 5,000 किलो राइस को अपनी जमीन से कहां लेके आया, फैक्ट्री में लेके आया, यहां से वहां लेके गया। वो 2500 पर 40 किलो, 40 किलो एक मन होता है ना,
तो वो 2500 रुपए का एक मन बेच सकता था अगर वो बाजार जाता। रॉ राइस, रॉ यानी पिछली मिसाल में समझ लें गन्ने की बात कर रहा है। पिछली मिसाल जरा ज्यादा आसान है ना, रॉ और दूसरा राइस हम लोगों ने ज्यादा देखा नहीं हुआ, इसलिए साथ साथ पिछली मिसाल को रेफर कर रहा हूं। यानी ये वो गन्ने की बात हो रही है। अगर वो गन्ना चाहता तो इतने का बेच देता, लेकिन उसने सोचा गन्ने से वो चीज निकालें जिससे लोगों की सेहत खराब हो। तो अगर वो चाहता तो रॉ राइस बेच देता, लेकिन उसने सोचा कि नहीं, मैं रॉ राइस नहीं बेचता, मैं प्रॉपर राइस बेचता हूं जो फिनिश्ड है। अच्छा, वैसे रॉ राइस कितने रुपए किलो है? 2500 रुपए का 40 किलो है। 1 किलो कितने के? 60। 12.5 वाले तो क्लास से बाहर जाना, 12 रुपए किलो चावल बेच रहे हैं, इन्हीं से जाके ले लें आप लोग यार, बाहर जाके दुकान लगा लो अपनी। 62.5 तो पर किलो प्राइस मैंने निकाल ली है। पर किलो प्राइस वैसे ज्यादा आसान है, निकाल ली तो ज्यादा बेहतर है। 40 किलो 2500 का है तो 1 किलो 62.5 का है, ऑब्वियसली सर, इसमें क्या बड़ी बात है। तो ही सेल्स फ्रॉम राइस हस्किंग यूनिट्स एट 860। ये कौन सा सफेद वाला चावल है या रॉ वाला चावल है? रॉ वाला। ही सेल फ्रॉम यूनिट, पुत्र यूनिट से उसने चीजें बेची हैं। तो ये कौन सा वाला चावल होगा? ये सफेद वाला होगा। जैसे ये गन्ना था तो ये, तो इधर रॉ राइस है तो इधर व्हाइट राइस समझ लें। तो ही सेल फ्रॉम हस्किंग यूनिट स्टूड एट 8,60,000। Now working number 1, that is income from business, that is taxable, that is not exempt. हाँ, अगर आप एज इट इज रॉ राइस बेच देते वो माफ था, लेकिन अब तो आपने ऐसा प्रोसेस शुरू कर दिया जिसके बगैर भी बाजार जा सकता था। आप ऐसा प्रोसेस आप परफॉर्म करें उसके बगैर बाजार जा सकता था। आपको पागल हो आप सफेद में कन्वर्ट करके बेच रहे हो, आप पागल हो आप चीनी में कन्वर्ट करके बेच रहे हो, आप पागल हो आप कपास को धागे में कन्वर्ट करके, कपास भी बाजार में बिकती है। तो अब आप पकड़े गए हो, अब आप ऐसा काम कर रहे हो जिसके बगैर बाजार जा सकती थी ये चीज। अब आप ऐसा प्रोसेस परफॉर्म नहीं कर रहे जो बाजार लेके जाने के लिए जरूरी है। बाजार वैसे भी गन्ना बिकता है, बाजार वैसे भी रॉ राइस बिकता है, बाजार के अंदर वैसे भी कपास बिकती है, कोई और धागा बना ले उससे, कोई और शर्टें बना ले उससे। आपने तो ब्लंडर मार दिया। अब आप आज पकड़े गए हो, अब आप इनकम फ्रॉम बिजनेस कमा रहे हो जो टैक्सेबल है। तो इट इज नॉट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, इट इज सेल फ्रॉम फैक्ट्री, सो दैट्स व्हाई इट इज टैक्सेबल। ये सेल फ्रॉम फैक्ट्री है। तो इसमें प्रॉपर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। सेल कितनी है बिजनेस की? 8,60,000। चलें रुपीज़ में भी कर लें, यहाँ पे रुपीज़ इन 1000 में ले जाएंगे बाहर, ठीक है, यहाँ रुपीज़ में कर लें। 8,60,000 लेस यहां ना आपने फेयर वैल्यू ऑफ प्रोड्यूस माइनस करनी होगी। ब्रॉट फ्रॉम लैंड, जो आप अपनी लैंड से लाए हैं, बाजार से लाए हैं या अपनी लैंड से लाए हैं। लोग रॉ राइस, लोगों ने अगर हस्किंग यूनिट खोलना हो तो उन्हें बाजार कहीं से खरीदनी पड़ती है, आप तो अपनी जमीन से लाए हैं। तो अब क्या करेंगे हम? कितने किलो लाए? 5,000। और 5,000 पे एक कितने रुपए किलो के एतबार से है? रॉ 62.5 312,500। अच्छा यार, मैं ज्यादा टेक्निकल चीजों में नहीं पढ़ा। कोई ये भी बच्चा कह सकता है कि फिर ये 5,000 किलो बिक गया है, तो 8,60,000 को डिवाइडेड बाय 5,000 करके देख लें सर, कि 8,60,000 को डिवाइडेड बाय 5,000 किलो करके देखें सर। 8,60,000 को डिवाइडेड बाय 5,000 किलो करके देखें तो 172 रुपये किलो अल्हम्दुलिल्लाह बाजार में चावल बिक जाता है। कोई नॉर्मल क्वालिटी वाला हो तो ये 172 रुपये किलो बाजार में बिका है। ये क्योंकि 172 रुपये किलो बाजार में इसलिए बिका है कि ये कौन सा वाला राइस है? ये वाइट वाला राइस है। ये रॉ राइस, रॉ कितना था? 62.5, लेकिन जब उसको वाइट में कन्वर्ट किया तो फिर तो बहुत महंगा हो गया। लेकिन मैं तो ये चक्रों में पढ़ना ही नहीं चाह रहा कि ये कितने का बिका बाजार के अंदर।
मैं आपको फर्क बताना चाह रहा था 8,60,000 और 3,12,500 में। अगर किसी को समझ आ गया तो हाथ खड़ा कर दे। 8,60,000 तो चीनी की कीमत है, 3,12,500 तो गन्ने की कीमत थी। 3,12,500 रॉ राइस की कीमत है, 8,60,000 तो हाँ his sale from rice मिल शुरू रेट ने, whereas other operating expenses were 10,000. Other expenses, और भी खर्चे होंगे, जारी बात है, सिर्फ फसल ही तो खर्चा नहीं होती ना, और भी खर्चे होंगे। कितने और खर्चे? 10,000। जवाब 53 ये टैक्सेबल है 537.5 नोट कर लें। नहीं एग्रीकल्चर तो नहीं है, ये तो फैक्ट्री से। ओके जी, हाँ जी, जो स्क्रैप है उसको भी बिजनेस में डाल दो, कोई मसला नहीं, उसको भी माफ कर सकते हैं। लाइन के पार वर्किंग है और लाइन से इधर न्यूमेरिकल का फेस है। हाँ जी, क्या नहीं होगा? सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल लेस होती है ना, तो इसकी कॉस्ट ऑफ सेल है या खुद बना रहा है चीज़ें? कॉस्ट ऑफ परचेज तो इसकी है कोई नहीं, लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो है ना। सेल में से कॉस्ट ऑफ परचेज माइनस होती है, आम लोगों की इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन माइनस हो रही है। जी, आप आज क्लास के बाद पूछ लेंगे, कोई क्लास के बाद पूछ लें। ओके, अच्छा जी, हद होगी यार, बस कर देना। 537.5 को मैं दोबारा लेस क्यों नहीं कर रहा न्यूमेरिकल के फेस पे? क्योंकि ये टैक्सेबल है, इट इज नॉट एग्जाम्प्ट। बट स्टिल जल्दी नोट करें, ये रेस्ट तो सारी क्लास में क्यों करनी होती है? रेस्ट घर से कराया करें, जरा नींद अच्छे तरीके से पूरी कर लिया करें। ओके, अच्छा भाई, दिस इज बेनिफिट, ये एक बेनिफिट है। क्यों? खर्चा रिकॉर्ड हो रहा है ना, तो खर्चे रिकॉर्ड होने से क्या होगा? प्रॉफिट कम होंगे, प्रॉफिट कम होंगे तो टैक्स। लेकिन ये एक और एतबार से भी बेनिफिट है, वो कोई बताए कैसे? असल में इंस्टेड ऑफ एक्चुअल एक्सपेंस तो होगा ना सीड की कॉस्ट, वाटर अगर किराए में पे मिलता है, सुंडी मार स्प्रे,
सुंडी मार स्प्रे, इंस्टेड ऑफ एक्चुअल एक्सपेंस फेयर वैल्यू इज अलाउड एज डिडक्शन। बहुत बड़ा बेनिफिट है। देखें, हो सकता है मैंने सीड खरीदा होता 50,000 का सिर्फ, और पानी मुझे मुफ्त में मिला होता, सुंडियां इस दफा इधर चक्कर ना लगाती, तो टोटल अब खर्चा मेरा कितना हुआ? जमीन पे तो मेरा खर्चा 50,000 हुआ, उसको चाहिए था कि सिर्फ 50,000 यहां मुझे माइनस करने देता। और बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि मेरा जमीन पे खर्चा तो सिर्फ 50,000 का हुआ। 50,000 अल्लाह का शुक्र है मैंने लगाया, और 50,000 लगाने से मेरी फसल तैयार हो गई बस। उसने इतना बड़ा बेनिफिट दिया, उसने कहा जा यार छोड़, एक्चुअल खर्चे इग्नोर कर। माय डियर, एक्चुअल खर्चे हम इग्नोर करेंगे अगर खुदा ना खासा कभी पेपर में दिया। आज तक कभी आईकैप ने नहीं दिया पेपर में, लेकिन कल कलाम को अगर आईकैप दे दे पेपर में, तो एक्चुअल खर्चे इग्नोर करके माइनस क्या करेंगे? फेयर वैल्यू। सो दिस इज अ बिग बेनिफिट। वेदर आई थिंक आई शुड ऐड द वर्ड बिग। दिस इज बिग बेनिफिट। क्या बिग बेनिफिट है? बिग बेनिफिट को मैं सर्कल लगा दूं। एक्चुअल कॉस्ट माइनस नहीं हो रही जो जमीन पे काश्तकारी की है, बल्कि जमीन पे काश्तकारी की एक्चुअल कॉस्ट इग्नोर करके आप पूरी की पूरी फेयर वैल्यू माइनस करने दे रहे हो। दैट इज अ बिग बेनिफिट। सो राइट डाउन इट एज अ बिग बेनिफिट and put the logic of benefit in bracket. Instead of actual expense, fair value is allowed as deduction. Actual expenses की मैंने मिसालें दी हैं, फिर पता नहीं अब ये किस तरह लिखते हैं आप, और घर जाके किस तरह समझ आता है। उल्टा लिखेंगे, उल्टा समझ आएगा। ओके, चलें आगे। ये थर्ड रो में उनको उठा दें मुराकबे से, दोनों को। ये जितने मुराकबे हैं घर से करके आया करें। अच्छा जी, नाउ बस आप लोगों ने हेड्स डाउन करनी नहीं पूरी क्लास में, पूरी जिंदगी में। अच्छा, नाउ अब आप जिस तरह कहते नहीं होते साथ वाले को, कम ऑन गाय, कम ऑन बबलू, कम ऑन, गो अवे। पेज 304। नदीम साहब जो हमारी मुमानी के बेटे हैं, अब क्लास के बाद पूछने सवाल आके। नदीम साहब इज एग्रीकल्चर लैंड इन ठट्ठा। नदीम साहब की एग्रीकल्चर लैंड है ठट्ठा में, विच इज बीइंग यूज्ड फॉर कल्टीवेशन ऑफ गन्ना, जहां पे ये गन्ना काश्त करते हैं। माय डियर, पेज नंबर 304 है यार, क्या जान लोगे यार। ड्यूरिंग द ईयर ही कल्टीवेटेड 2 लाख टन ऑफ गन्ना, 2 लाख टन गन्ना इन्होंने काश्त किया है। आउट ऑफ द कल्टीवेशन 1,40,000 टन ऑफ गन्ना was sold to गन्ना मिल। हमारी मिल या किसी की मिल? किसी की मिल। was sold to गन्ना मिल at a price of 455, whereas the remaining, और रिमेनिंग को छोड़ मेरे बबलू, ऐसा ना कर, रिमेनिंग की बात ना बता मुझे, तो इधर उधर की ना बात कर, तू बता काफिला क्यों लुटा। चोर आ गए, तू सिर्फ बैठ के अंडे दे रहा, तू चोर आ गए थे, हद होगी, चोर आ गए थे। अच्छा, नाउ न्यूमेरिकल का फेस, एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट 1,40,000 टन ज़रब 4,550 पर टन, कितना टन्ना आया? 63.7 मिलियन। आंडा आंडा आंडा, गरम आंडा गरम आंडा गरम आंडा, 6 अंडे, रुपीज इन मिलियन। ओके, ये माफ क्यों है?
Whatever it may be, guys, whatever it may be, I will correct it, no problem. You just relax and have a relaxing nap in this class. You're here for naps. My dear, ये रेवेन्यू रिसीव हो रहा है पाकिस्तान से, ठट्ठा पाकिस्तान में है, फॉर एग्रीकल्चर पर्पस शुगर केन। तो 41 के 2 के ए की रोशनी में ये जो 1,40,000 है, 41 के 2 के ए की रोशनी में ये माफ हो जाएगा। जवाब क्या आ रहा था? 637 मिलियन। इसको हम ऐड करेंगे और जब टोटल आ जाएगा इसमें से लेस कर देंगे, 637। ओके। Was sold to sugar mill at a price of $4 with the button, where the remaining quantity was used in his own sugar mill. रिमेनिंग क्वांटिटी तो 60,000 बनती है ना, 2 लाख में से 1,40,000 के लीटर के बगैर ही शायद 60,000 टन वॉज यूज इन हिज ओन शुगर मिल, यानी कि वो फसल को फैक्ट्री में ले आया। ड्यूरिंग द ईयर देयर वर नो अदर परचेज ऑफ शुगर केन बाय हिज शुगर मिल। तो सॉर्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल जहन में लाएं तो परचेजेस कोई नहीं है हमारी, लेकिन प्रोडक्शन है, और उसकी मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि फेयर वैल्यू ढूंढनी है। परचेजेस कोई नहीं है हमारी। परचेज उसने कहा 0 है तो मैंने भी लिख ली। द सेल ऑफ हिज शुगर मिल स्टूड एट 310। सेल ऑफ हिज शुगर मिल स्टूड एट 310, whereas total expenses other than बीज वगैरह 19 मिलियन। ये खर्चे माइनस करने की इजाजत है, ये असल में फैक्ट्री के खर्चे होंगे। मैंने कहा जमीन के खर्चे माइनस करने की बजाय, मैंने कहा जमीन के खर्चे माइनस करने की बजाय फेयर वैल्यू माइनस कर लो, लेकिन अदर एक्सपेंसेस हैं कोई, वो माइनस करने की इजाजत है, उसमें कोई मसला नहीं है। अदर एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, वो माइनस, जमीन के खर्चे माइनस करने की इजाजत नहीं है। whereas total expenses other than raw material amounted to 19 million. Other expenses 19 million. There was no opening stock. There was no opening stock and there was no closing stock. अब प्रोड्यूस की फेयर वैल्यू कैसे निकालूं? वो तो दी नहीं उसने मुझे, दी हुई है। प्रोड्यूस कितनी लाए हैं हम उधर से? वैसे 60,000 प्रोड्यूस लाए हैं। किसी और को कितने की बेची है बाजार में? तो फिर किसी को भी बेचे थे तो 400 की बिकनी थी ना। अल्लाह का शुक्र है फेयर वैल्यू तो फिर दी हुई है। तो वो वाला गन्ना इतने का तो ये वाली गन्नी होगी, ये वाला गन्ना होगा जो महंगा बिकेगा। तो वो भी गन्ना है तो ये भी गन्ना, मैं भी गन्ना तू भी गन्ना, मैं भी रानी तू भी रानी, कौन भरेगा पानी? तो 4,550 273। चलें जी नोट कर लें। कितना? 18। तो पानी की बोतल भरने जाया करें तो साथ वाले को कह दिया करें मैं भी रानी तू भी बानी, कौन भरेगा पानी, इसी तरह वापस आ जाया करें। हम तो भाई रानी राजा नहीं है, हम तो पानी डाल देंगे, हमें तो कोई टेंशन नहीं। तस्वीर ले रहे हैं, अभी मैंने टोटल किया ही नहीं। इनकम फ्रॉम बिजनेस 18, टोटल 655, और टैक्सेबल इनकम ये न्यूमेरिकल का फेस है और ये वर्किंग है। अब पिक्के पुक्के लेनी है तो पिक्के पुक्के ले लें।
ओके जी, एग्रीकल्चर में माफ, अच्छा जी, ओपनिंग लगी है। अच्छा, यहाँ जो खर्चे हुए हैं ना आपके सीड के, वाटर के, सुंडी मार स्प्रे के, ज़मीन को नरम करने के, ये खर्चे माइनस करने की इजाज़त नहीं है। इनको कहते हैं खर्चा फॉर रॉ मटेरियल। ये खर्चे माइनस करने की इजाज़त नहीं है। इसकी जगह पूरी फेयर वैल्यू भी माइनस कर लें, खैर। हाँ, अगर इधर कोई खर्चे हुए हैं फैक्ट्री में या आपके एडमिन ऑफिस में, ये खर्चे माइनस कर लें, ये तो बिजनेस के नॉर्मल खर्चे, इसमें कोई मसला नहीं। लेकिन ये जो सीड का इधर होने वाले सारे खर्चे, खर्चों की मिसालें पे ना जाए ना, इधर होने वाले सारे खर्चे, चाहे वो सीड का हो, वाटर का हो, जिस चीज मर्जी का हो, भाई इसको करो 16। सीड का हो, वाटर का हो, जिस मर्जी चीज का हो, ये सारे खर्चे माइनस करने की इजाजत नहीं है। इनकी जगह सीड, वाटर सब नॉट अलाउड, उसकी जगह फेयर वैल्यू। अब जरा ये फिक्रा पढ़ें अंग्रेजी का। टोटल एक्सपेंसेस अदर देन रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कहां पे होता है? ऑन लैंड पर जो रॉ मटेरियल का खर्चा आया है वो कहता है मैं नहीं दे रहा आपको, वो मैंने देना भी नहीं आपको, क्योंकि वो कहीं गलती से आप उठा लेना पेपर में, उसको नहीं उठाना होता। अदर देन रॉ मटेरियल खर्चे, अल्लाह का शुक्र है हमारे 19 मिलियन है, उनको आप माइनस करना कर लो, वो कोई मसला नहीं। तो क्या ये 19 मिलियन में सीड के खर्चे हैं या ये फैक्ट्री और एडमिन वालों की, मुलाजमीन की तनख्वाहें होंगी? ये फैक्ट्री और एडमिन वालों की तनख्वाहें होंगी, ये जमीन के खर्चे नहीं है। हाँ, जमीन पे भी अगर सीड है और कोई लेबर लगी हुई है वो भी नॉट अलाउड है, वो भी नॉट अलाउड है। उसकी जगह बड़ी चीज अलाउड है, डेट इज फेयर वैल्यू। डन जी? कितनों को ये सवाल समझ आ गया? क्वेश्चन 6 ओके करें फिर चलें आगे। हाइब्रिड में हाथ खड़ा नहीं किया कंजूसी से, अब हाथ खड़ा कर दें। ओके, शुक्रिया। टोटल इनकम से मुराद आप समझ लें फिर सेल है होगी। सेल में से क्या माइनस करना है? फेयर वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस यूज्ड इन बिजनेस एज रॉ मटेरियल, तो इसकी फेयर वैल्यू माइनस कर लें। पेज नंबर only above amount, fair value, only fair value of fasal can be deducted, no other expenses shall be allowed, no other expense on land। ये ना समझिएगा कि अदर एक्सपेंसेस जो मैंने 2 सवालों में माइनस करके आया हूं वो मैं गलत करके आया हूं। मैं भी तो पिछले 2 सवालों में अदर एक्सपेंसेस माइनस करके आया हूं, लेकिन वो अदर एक्सपेंसेस नहीं है, वो अदर देन लैंड खर्चे हैं। वो ऑपरेटिंग लिखा हुआ था पिछले सवाल में, पहले सब मुकर्रम वाले सवाल में ऑपरेटिंग लिखा हुआ था। इसका मतलब है ये लैंड के खर्चे नहीं है, बिजनेस के नॉर्मल नहीं ऑपरेटिंग सेलिंग खर्चे होते, वो वाले थे। और इस सवाल में तो वाज़ेह लिखा हुआ था अदर देन रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल के अलावा वाले खर्चे। तो कौन से एक्सपेंसेस नहीं माइनस करने की इजाजत? नो अदर एक्सपेंसेस ऑन लैंड शैल बी अलाउड। लेबर ऑन लैंड, ये वाले खर्चे माइनस करने की इजाजत नहीं है। इसकी जगह एक बड़ी फिगर माइनस कर लें, फेयर वैल्यू।
लेकिन इसका मतलब ये ना समझ लीजिएगा कि इसने लिखा हुआ है कोई खर्चे भी माइनस नहीं कर सकते। एडमिन सेलिंग वगैरह बिजनेस के खर्चे ऐसे हैं जो माइनस कर सकते हैं, उनमें कोई मसला नहीं है। होप शायद थोड़ा थोड़ा फर्क समझ आ गया होगा। तो ये वाले कह रहे हैं माइनस ना करें, नो अदर एक्सपेंसेस शैल बी अलाउड, हाउएवर दीज विल बी अलाउड। मार्केट वैल्यू चीज की निकालना तो कोई मुश्किल नहीं। द मार्केट वैल्यू शैल बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। मार्केट वैल्यू का तरीका क्या है? अगर चीज आमतौर पे मार्केट में बिकती है इन इट्स रॉ फॉर्म, गन्ना तो बिकता है इन इट्स रॉ फॉर्म, बिकता नहीं मेरे ख्याल से, मेरे ख्याल से तो बिकता है गन्ना रॉ फॉर्म में। और आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ एनी प्रोसेस ऑर्डिनरीली एम्प्लॉयड टू रेंडर इट टू फिट टू बी टेकन टू मार्केट। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं खोल के साथ नहीं बिकती, खोल उतार के बिक जाती हैं। तो गन्ने की या अखरोट की फेयर वैल्यू लगाना कौन सा मुश्किल है? द मार्केट प्राइस एट द टाइम इट इज़ यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन बिजनेस। जिस दिन बिजनेस में लेके आए उस दिन की मार्केट वैल्यू देखनी है। बिजनेस में आज लाए 10 दिन बाद की मार्केट वैल्यू नहीं देखनी, बिजनेस में आज लाए 15 दिन पहले की मार्केट वैल्यू नहीं देखनी। तो चीज़ें दो किस्म की हैं। कुछ चीज़ें मार्केट में ऐसी हैं जो एज इट इज़ बिकती हैं इन इट्स रॉ स्टेट, जैसे गन्ना। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो प्रोसेस परफॉर्म करके बिकती हैं, जैसे अखरोट खोल उतार के। तो दोनों की फेयर वैल्यू बाजार में अवेलेबल है। गन्ने की फेयर वैल्यू ऐसे ही ले लें और अखरोट की फेयर वैल्यू बाजार में पता चलानी है तो वो खोल उतार के पता चलवा लें। अगर प्रोसेस हो गया वो तो फिर वही फैक्ट्री वाला सारा सीन हो जाएगा। नहीं, वो फिर सारा फैक्ट्री वाला सीन हो जाएगा। फिर उसमें सेल करें, फेयर मार्केट वैल्यू अखरोट की माइनस करें, उससे तेल बनाएं, फ्रूट चाटे बनाएं। इन एनी अदर केस से क्या मतलब है? इसके अलावा वाले ही, ये तो मुझे भी पता था। इफ प्रोड्यूस इज नॉट सोल्ड इन मार्केट, अगर प्रोड्यूस मार्केट में बिकती ही नहीं फिर क्या करें? मार्केट से प्राइस पता नहीं चलेगी। यानी आप कोई ऐसी सब्जी ले आए, आप कोई ऐसा फल ले आए, कोई ऐसा जो है वो आप जड़ी बूटी ले आए, कोई ऐसी चीज ले आए जो पाकिस्तान में पहली दफा आई है। मैकेडेमिया पता नहीं कुछ होता है, वो तो नहीं पाकिस्तान में है। एवोकाडो, मैकेडेमिया कर लो ना। तो मैकेडेमिया नट होता है ये कोई, थैलेसीमिया हद हो गई है मारो मिला। तो आप कोई ऐसी चीज ले आए, ऐसी फसल ले आए जिसकी प्राइस मार्केट में अवेलेबल नहीं है, यानी आप बाजार में लेके बाजार में आगे मत्थे पे मारा जा इधर से। तो ऐसी चीज जो पाकिस्तान में उगती नहीं लेकिन आपने उगाने की कोशिश की और अब फिर आप वो बाजार, फिर उसकी फेयर वैल्यू कैसे निकालें? फिर उसकी फेयर वैल्यू पता नहीं चल सकती। फिर वो तरीका लगा लें जो थोड़ी देर पहले मैंने मना किया था। फिर उसके सीड की कॉस्ट जमा कर लें और कल्टीवेशन के खर्चे जमा कर लें। और फिर एक और काम करना है, चाहे आपकी लैंड अपनी है या किराए की है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लैंड का किराया भी डालें उसमें, क्योंकि आमतौर पे लोग लैंड किराए पे लेते हैं तो कहते हैं लैंड का किराया भी बीच में डाल दो। अक्सर लोग ओन भी कर रहे होते हैं, ऐसी बात नहीं, ज्यादा लोग कई इलाकों में ओन भी कर रहे होते हैं। तो कहते हैं मैं कहता हूँ लैंड का किराया भी बीच में डाल दो ताकि एक्चुअल कॉस्ट जरा हैवी वाली आपको मिल जाए। अल्लाह का शुक्र है। तो शायद ये जो दूसरी लाइन इसने ऐड की है बेनिफिट देने के लिए की है। उसने कहा कि चीज की फेयर वैल्यू निकालने का फिर मैं तरीका बताता हूँ। फिर चीज की फेयर वैल्यू पता है कैसे निकलेगी? जितना खर्चा हुआ सीड का, उसका वो सारा जमा करो। बाजार में लेके जा रहे हैं, फेयर वैल्यू पता नहीं चल रही तो क्या करें? कुछ भी नहीं करना है। उससे तो नहीं पूछने के यार तू भी बोल दे यार तेरी फेयर वैल्यू कितनी है, वो बोल गया तो आपने भाग जाना है। तो मार्केट प्राइस इज सम ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ कल्टीवेशन। एक्सपेंसेस ऑफ कल्टीवेशन कौन से होते हैं? सीड, वाटर, लेबर ऑन लैंड, जो लेबर लैंड पे लगी है। और सुंडी को छोड़े, वो आ गई तो फिर आप लोगों ने भाग जाना है। एंड द लैंड रेंट पेड, और लैंड रेंट जो पे किया जाता है इन द एरिया इन विच प्रोड्यूस इज ग्रोन। इट डजंट मीन कि आपकी लैंड भी रेंट पे है। हो सकता है आपकी अपनी लैंड हो, कहता है लेकिन उस एरिया में पता चला लो फिर लैंड्स कितने की किराए पे मिलती है। मैं कहता हूं लैंड का किराया भी डाल दो बीच में, तो ठीक है। कल कल को हो सकता है 2 साल बाद ये मसला ही ना हो,
2 साल में आपको देखा देखी और लोग चीजें उगाने लग जाएं, अब आप बाजार में लेके जाओ चीज, लोग हाँ अच्छा 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 ये इतने की लगा देंगे। तो हो सकता है 2-3 साल शुरू में मसला हो जब आप नई नई चीज पाकिस्तान में लाएं, लेकिन हो सकता है बाद में ये मसला ना हो। तो कहते हैं अगर ये मसला है, इफ प्रोड्यूस इज नॉट सोल्ड इन मार्केट, तो फिर मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें फेयर वैल्यू बताता हूं। इधर उधर क्यों धक्के खाने तुमने? तो कैसे फेयर वैल्यू निकलेगी? सीड की कॉस्ट जो यहां लगे, पानी जो यहां इस्तेमाल हो रहे हैं, लेबर बंदे जो यहां इस्तेमाल हो रहे हैं, और लैंड का रेंट, ये सारी चीजें डाल दो तो फिर जो कॉस्ट निकलेगी लैंड की, अल्हम्दुलिल्लाह वो माइनस करने की इजाजत है। नाउ दैट विल बी कॉल्ड एज फेयर वैल्यू, हालांकि इट इज नॉट फेयर वैल्यू, दैट विल बी कॉल्ड एज फेयर वैल्यू। तो फेयर मार्केट वैल्यू निकालने के कितने तरीके हैं? 2। अगर पता चलती है तो फिर मार्केट प्राइस ही ले लो, अगर पता नहीं चलती बाजार से, कोई रेयर चीज आपने ले ली, तो फिर क्या करें? फिर उसके एक्सपेंसेस जमा कर लें और लैंड का खर्चा भी जरा डाल लें बीच में कि लैंड का किराया कितना है। अगर आपकी लैंड किराए की नहीं है तो भी खैर है, दाएं में जरा पता चला लें लैंड कितने की किराए में मिल रही है। ओके, ये डिप्लोमेटिक एंड कॉन्सुलर प्रिविलेजेस एक्ट कोई बना हुआ है पाकिस्तान में, और यूनाइटेड नेशन एक्ट बना हुआ है पाकिस्तान में। इनमें किसी इंडिविजुअल की अगर इनकम माफ है ना, क्योंकि उनको फायदा दिया गया है, तो वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कह रहे हैं हमारी नज़र में भी माफ है। यानी कहना ये चाह रहा है कि किसी और लॉ ने अगर कह दिया है कि फलां बंदे की इनकम माफ है, असल में कई यूनाइटेड नेशन के बंदे पाकिस्तान में आते रहते हैं, फिर उनको हम फ़ायदा देते हैं, तो कहते हैं ये लोग जो लोग आते जाते रहते हैं इनकी इनकम माफ़ कर दिया करो, अगर उस कानून में लिखा हुआ है। बस और क्या, अब इसमें क्या तफसील में जाएं। अच्छा, ये तो वो लोग हैं जो आमतौर पर पाकिस्तान आते जाते रहते हैं, लेकिन कई दफ़ा उल्टा सीन होता है कि पाकिस्तान का बंदा, आप समझा लें उनको, फिर मैं सीए करा देता हूँ। पाकिस्तान का बंदा यूएन चला जाता है, तो अब वो रिटायर होके आ गया, अब उसको पेंशन मिल रही है। कहते हैं ये पेंशन माफ होने के लिए एक शर्त है, 2 शर्तें हैं। ये पेंशन माफ होने के लिए 2 शर्तें हैं। नंबर 1, आप सिटीजन हो पाकिस्तान के, और दूसरा, आप जितना अर्सा यूएन में रहे हो तो जो आपको सैलरी मिलती रही है उस पर टैक्स माफ था। अगर ये शर्तें 2 पूरी हो जाएं तो आज पेंशन भी माफ है। पास्ट में क्या माफ थी? सैलरी। तो आज क्या माफ है? पेंशन भी। पढ़ें जी, एनी पेंशन रिसीव, इनको मुतवज्जे कर दें, ये इधर क्लास हो रही है। एनी पेंशन रिसीव बाय सिटीजन, तो पता नहीं मोबाइलों ने किन चीज़ों ने जान ली भी है लोगों की, घरों में कैसे पढ़ते हैं आई डोंट नो। एनी पेंशन रिसीव बाय सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, कोई भी पेंशन जो पाकिस्तान के सिटीजन को मिले बिकॉज ऑफ हिज पुरानी नौकरी इन द यूनाइटेड नेशन, इट विल बी एग्जेम्प्ट ओनली इफ द पर्सन सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट वॉज, सैलरी कब मिल रही होगी? जब नौकरी कर रहा होगा, जब नौकरी कर रहा होगा। और पेंशन कब मिल रही होगी? जब नौकरी छोड़ दी होगी। तो नौकरी छोड़ने के बाद जो पेंशन मिली है वो माफ है अगर उसकी सैलरी भी उस वक्त माफ थी। फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कौन लोग हैं? जो बाहर की कंट्री के अफसर हैं और पाकिस्तान में आए हुए हैं, फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। जैसे आप जर्मनी जाना चाहते हैं तो आप उसकी एम्बेसी में गए तो कोई रैम्बो नाम का बंदा बैठा हुआ था, तो आप हॉलैंड जाना चाहते हैं, उसकी एम्बेसी में गए तो वहां सिम्पसन नाम का बंदा बैठा हुआ था। तो ये हैं फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। इनको जो तनख्वाह मिल रही है इनके काम की, सैलरी, वो अल्हम्दुलिल्लाह माफ है। इनको जो तनख्वाह मिल रही है इनके काम की, वो क्या है? माफ है, अगर ये 3 शर्तें पूरी कर दें। पाकिस्तान के सिटीजन आपने नहीं होना और बाहर के सिटीजन हों, ये पहली शर्त। यानी पाकिस्तान का आईडी कार्ड नहीं होना चाहिए आपके पास, वरना आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, बाहर का आईडी कार्ड होना चाहिए। दूसरी शर्त, आप वही सर्विसेज परफॉर्म करें जिस तरह पाकिस्तान के बंदे बाहर के मुल्क में कर रहे हैं।
यानी ऑब्वियसली अगर हॉलैंड से कोई बंदा पाकिस्तान आता है तो हम भी उसको ऐसे आने तो नहीं देते, उसे 2-3 साल रोलते हैं, फिर उससे कहते हैं अब आपको हम वीज़ा देते हैं पाकिस्तान का। तो आप वही सर्विसेज परफॉर्म कर रहे हो पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी बंदे बाहर के मुल्क में आपके मुल्क में परफॉर्म कर रहे हो। और तीसरी शर्त, नहायत ही बच्चों वाली बात है ये, और ये बात होनी भी नहीं चाहिए थी, ये तो बात पढ़ाते हुए भी शर्म आती है, आपको तब माफ करेंगे जब हमारे बंदे को उधर आप भी सैलरी माफ करना, वरना नहीं। वरना यार ये तो अब जहालत है। हमने जो अकरम साहब भेजे हुए ना हॉलैंड के अंदर, उनको भी जरा माफ कर दो, तो फिर आपके जो है साहब हमको इनको भी माफ कर देते हैं। अब ये तो पढ़ाते हुए भी पॉइंट सी शर्म आती है, छोड़ें इसको, पढ़ें बाकी। सैलरी रिसीव्ड बाय फॉरेन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फॉर सर्विसेज रेंडर्ड टू, फॉरेन गवर्नमेंट कोई सर्विसेज दे रही है ना, बाहर के मुल्क सही बंदे जाएं, शैल बी एग्जाम्ड फॉलोइंग आर द कंडीशंस। द एम्प्लॉय इज अ सिटीजन ऑफ एंड नॉट अ सिटीजन ऑफ, एम्प्लॉय परफॉर्म सिमिलर सर्विसेज, वो बंदा फॉरेन एम्प्लॉय ना, फॉरनर, फॉरेन एम्प्लॉय परफॉर्म द सिमिलर सर्विसेज एज आर परफॉर्म बाय आवर एम्प्लॉइज, पाकिस्तान के एम्प्लॉइज जैसे परफॉर्म कर रहे हैं इन फॉरेन कंट्री। अब ऑब्वियसली तीसरा पॉइंट पढ़ाते हैं मुझे शर्म आ रही है, इस आप खुद ही पढ़ लीजिएगा इसको। एंड द फॉरेन गवर्नमेंट गिव्स अ सिमिलर एग्जेम्पशन टू एम्प्लॉइज ऑफ, और फॉरेन गवर्नमेंट भी उसकी सैलरीज माफ करे जो एम्प्लॉइज पाकिस्तान के बाहर के मुल्क में गए हुए हैं। चैप्टर 12। पेज 275, क्लास के बाद आ जाएं, क्लास के बाद आ जाएं। लिबास एंड कंपनीज एंड एओपी, लिबास नोट कर लें, सवाल जरा कहीं। लिबास एंड कंपनीज एंड एओपी, लिबास एंड कंपनी एक एओपी है with 3 members, Sabah Baji, Junaid Baja and Akram Baja, sharing profits and losses in the ratio of 1:1:2 respectively. पेज नंबर माय डियर मैं नहीं बताऊंगा, मैंने नहीं बताना, आप लोग शेयर दे रहे हैं उसको, पहले पेज सुनता नहीं हो। ड्यूरिंग द ईयर एओपी अर्न प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑफ 85 लाख, एओपी ने 85 लाख का प्रॉफिट कमाया है फ्रॉम इट्स प्रिंसिपल बिजनेस, जैसे ट्रेडिंग ऑफ गारमेंट्स। ट्रेडिंग ऑफ गारमेंट्स से इसने 85 लाख का प्रॉफिट कमाया है। और एओपी इज इन्वॉल्व इन द, इन एडिशन, इसके अलावा एओपी इन्वॉल्व है परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज लिस्टेड ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, इसके अलावा वो सिक्योरिटीज भी बेच रहे हैं। तो लिबास एंड कंपनी, पहले सफ़े पे तो हम लिबास एंड कंपनी और सबा का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना, फिर अगले सफ़े पे हम वर्किंग्स कर लेंगे। तो लिबास एंड कंपनी एओपी, इनकम एंड टैक्स देयर ऑन, टैक्स ईयर 2000 आई डोंट नो 22। So the income from business is 85 lakh, ₹8,500 in 1000. Okay, next. I don't know why these people are not noting it down. ये तीसरी रो में तोबा की भी है, रजिस्टर निकालने से खोलने से नीचे रखे हुए हैं बैग। Okay. In addition, AOP is involved in the purchase and sale of securities. इसके अलावा AOP सिक्योरिटीज भी बेच रही है। यकम अक्टूबर को खरीदी हैं, 29 जून को बेची हैं। नोट ए, सेल प्रोसीड फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ दीज शेयर्स वाज क्रेडिटेड टू AOP's बैंक अकाउंट ऑन 2 जुलाई। मैंने कहा था पैसे आना नहीं देखा जाएगा, पैसे चाहे अगले साल आए, वो सैलरी में देखा जाता था पैसे कब आए। लेकिन कैपिटल गेन के चैप्टर में हमने पढ़ा था कैपिटल गेन अराइजिंग विल बी टैक्सेबल, इसलिए जब गेन आ गया तो इनकम में चला जाएगा, ये नहीं देखा जाएगा इसके पैसे आए या नहीं आए। तो
पैसे सैलरी के चैप्टर में जरूर देखे जाते हैं कब आए, अगर हमारे साल नहीं आए तो हम इनकम में नहीं डालते, लेकिन कैपिटल गेन के चैप्टर में ऐसा कुछ नहीं है, तो इसलिए इस लाइन को इग्नोर करेंगे, इसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा नोट ए का। तो ज़ॉक लिमिटेड के शेयर्स पे गेन निकालते हैं। ओके, दूसरे सफ़े पे वर्किंग वन शुरू करते हैं। वर्किंग वन, गेन ऑन सिक्योरिटीज, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, सेपरेट ब्लॉक। जी 2 लाख शेयर खरीदे, 2 लाख ही बेच दिए, 225 और 200, तो दो लाख इंटू, सवाल में लिखा हुआ इग्नोर नोशनल अमाउंट, इसका क्या मतलब है? 0.5% साथ साथ लेने की जरूरत नहीं है, वो तो लेने के बाद जब आप ले लेंगे और सब कर लेंगे तो कहेंगे बहुत टाइम लग गया था, तो फिर एंड पे ये लिखा हुआ नजर आएगा पेपर में, इग्नोर नोशनल अमाउंट। वो जो 0.5% माइनस करते हैं सेल और परचेज का, वो माइनस नहीं करना। तो व्हाट इज कंसिडरेशन? 220। व्हाट इज कॉस्ट? जवाब 5,000। चलें जी आगे, नोट कर लें, कर लिया? इस सवाल को आपने पूरा करके आना है घर में, मेरी तरफ से पूरा हो ना हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोगों ने खुद पूरा करके आना है। हम ये भी करें, चैप्टर 19 का सवाल भी करें, चैप्टर 18 का सवाल भी करें, हम पागल हैं ना? 2.5 घंटे आपसे मांगे, मैं नहीं दे रहे तो इट्स अप टू यू हाउ यू आर प्लेइंग विद योर फ्यूचर। पीपीपी लिमिटेड 55,000 शेयर खरीदे 145 के, माय डियर बातें ना करें, और 1 लाख शेयर खरीदे 150 रुपए के, और 1,55,000 शेयर हमारे पास पड़े हुए हैं, उसमें से 1 लाख बेच दिए, तो हम FIFO लगाएंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले खरीदे वो पहले बेचे। तो हम करेंगे ये कि 55,000 को 180 माइनस 145 करके इनका गेन निकाल लेंगे, बाकी 1 लाख में से जब 55,000 बिक गए तो बच गए और 45, तो 45 मेरे ख्याल से ये वाले बिके होंगे। तो बेसिकली इस 1 लाख के 2 हिस्से करेंगे, एक 55 और एक 45, सॉर्ट ऑफ इस तरह का लिखेंगे हम ताकि हमें पेपर में समझ आए। तो 1 लाख में पहले 55 वाले बेचेंगे, फिर 45,000 इस वाले परचेज में से बेच देंगे, इसी तरह FIFO लगेगा ना। तो नोट कर लिया आप लोगों ने इस तरह? एक ही दिन तो नहीं बेच रहे माय डियर, तो एक दिन अगर सेम डे बेच रहे हैं फिर वेटेड एवरेज लगेगा, सेम डे कहाँ बेच रहे हैं, ये तो डेयों का फर्क है बहुत ज़्यादा। जाओ भाई हाइब्रिड से, कोई नहीं यार, खैर है, जब मर्जी जाओ, कौन पूछने वाला है यार। मैं भी जा रहा हूँ यार, निकालो यार सवारी निकालो, मैं नहीं अगली क्लास ले रहा। PBB पहले कितने बेचे? 55,000, फिर 45,000। 55,000 कितने के बेचे? 180। और कितने के खरीदे थे? 145 माइनस 150, वन ओके।
ओके नेक्स्ट, ओ आई, डबल ओ आई, 1.5 लाख खरीद के 1.5 लाख बेचे, हमें तो ना नजर आवे, तुम्हें क्यों ना नजर आवे? आवे 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 ना आवे, या आवा हुआ जावे। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फंड्स फॉर मेकिंग दिस परचेज, इस परचेज को करने के लिए पैसे नहीं थे, हमने 50 लाख रुपया इमरान से आए कैश में ले लिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लेंडिंग मनी बिजनेस में है, बैंक नहीं है वो। हमने कहा था बैंक से कैश में लोन लिया जा सकता है। इमरान इज नॉट बैंक, इमरान इज एन इंडिविजुअल। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका काम ही लोगों को पैसे उधार पे देने हैं। पहले ये वाला स्यापा तो खत्म करें, फिर अगली वाली आपा देखते हैं। वर्किंग नंबर 2, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, कैश में लोन ले लिया। अच्छा जी, अभी सीओपी 86 का खरीदा था, 78 का बेचा है, लॉस आ गया। ओ आई कितने बेचे, कितने के खरीदे थे? सब बातें हो गई आप सेकंड लास्ट रो में, कर लें, एक दो और कर लें, कर लें। 78 माइनस 86, 1200 का क्या आ गया? अब ये माइनस कर सकते हैं नहीं कर सकते, कल इस पर इंशाल्लाह बहस करेंगे। आप लोग फिलहाल कोशिश कीजिएगा इस सवाल को सॉल्व कराएं। एओपी का न्यूमेरिकल खत्म हो गया है, बस फेस पे लेके जानी है फिगर्स। ट्राई कर लीजिएगा, ना भी किया तो कोई मसला नहीं, कल मैंने कराना है। कम से कम आप चैप्टर 18 का क्वेश्चन नंबर 21 जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि चैप्टर 18 का क्वेश्चन नंबर 21 इंशाल्लाह रात 10:30 बजे जूम मीटिंग पे डिस्कस होगा। ओके, अल्लाह हाफिज।